नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं और सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में आज हम लोग बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार के बाद अगली जो इनकी मौन निमंत्रण कविता पर बात करेंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है मौन निमंत्रण। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत का परिचय मैं पहले भी एक वीडियो में दे चुकी हूँ। पंत जी छायावाद के 4 महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 लोग छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनमें सुमित्रा नंदन पंत तीसरे नंबर पे आते हैं। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनका देहावसान हुआ था। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जैसी रमणीय जगह में ये पले बढ़े। माँ का आंचल इनसे शैशव अवस्था में छूट गया, लेकिन प्रकृति की गोद में पलने के कारण प्रकृति से इनका लगाव आजीवन रहा। प्रकृति को लेकर लिखी गई इनकी कविताएं हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। अपनी युवावस्था में तो कवि ने ये तक लिख दिया था, छोड़ ध्रुवों की चंचल छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। कि संसार में सबसे खूबसूरत स्त्री सौंदर्य को कहा जाता है, लेकिन कवि प्रकृति के सामने उसको भी 2 नंबर पे मानते हैं। कहते हैं छोड़ ध्रुवों की चंचल छाया, पेड़ पौधों की हिलती डुलती खूबसूरत छाया को छोड़कर, प्रकृति से मोह माया को तोड़कर, हे कन्या है युवती, तुम्हारे बाल रूपी जाल में मैं अपनी आंखों को अभी से उलझा दूं, इस जग को छोड़कर। मतलब कवि को युवती के समक्ष भी प्रकृति का सौंदर्य अधिक लुभाता है। हालांकि कालांतर में इन्होंने युवती के सौंदर्य पर भी कविताएं लिखी। खासियत ये थी कि इन्होंने युवती की काया पर कविताएं नहीं लिखी है, मन के लिए लिखी है। आप इसको यूं समझिए कि पूरे छायावाद में प्रेयसी को सखी भाव में देखा गया है। इसके पहले साहित्य में नायिका की भूमिका सिर्फ देह चित्रण तक थी। छायावाद वो पहला काव्य था जहाँ सखी सहचरी प्राण प्रिय उसको समझा गया, जहाँ पंत कहते हैं तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। आप अगर रीतिकाल में देखते हैं तो पत्रा ही तिथि पाई है वह घर के चहुपास, नित प्रति पूनो ही रहता अननो पूजास। वहाँ कवि पंचांग में देखकर मोहल्ले में तिथि का पता लगाते हैं, क्योंकि नायिका इतनी गौरवर्णी है कि हमेशा पूर्णमासी ही रहती है। ये ऊहा, ये हास्यास्पद स्तर तक पहुंच जाने वाला श्रृंगार बोध एक वितृष्णा से भरता है। दूसरी तरफ पंत जी तुम्हारे छूने में था प्राण, प्रेयसी अगर स्पर्श कर ले, उसके स्पर्श से मृत प्राय शरीर भी प्राणवंत हो उठता है। और संग में पावन गंगा स्नान, उसकी कंपनी में, उसके संग साथ में, उसके साथ रहते हुए ऐसा लगता पवित्र गंगा में गोता लगाया जा रहा है। और उसकी वाणी में कल्याणी, उसकी वाणी में कल्याणी का मतलब सर्व मंगला, हर तरह से शुभ। जिस समाज में लड़कियों को अशुभ माना जाता है, उनके दर्शन अशुभ माने जाते हैं, उनका जन्म बहुत अधिक खुशी नहीं देता, वहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। कल्याणी, तुम शुभ हो मेरे लिए, और तुम्हारे साथ तुम्हारी बातों में मुझे गंगा यमुना सरस्वती तीनों पवित्रतम नदियों के कल कल छल छल ध्वनि का
आभास होता है। वरना चुटकुलों में तो देखिए ऐसे ऐसे गलीज चुटकुले हम सुनते हैं कि भगवान ने स्त्री बनाई बहुत अच्छा, उसको सुंदर बनाया बहुत अच्छा, उसको काम सिखाया बहुत अच्छा, लेकिन वाणी दे दी यहीं पे आके खराब कर दिया। कोई पूछे कि कितने अत्याचारों का विरोध अपनी वाणी से करती है भाई महिलाएं, कोई जानना चाहे कि कितने पुरुषों को छेड़ा उन्होंने, कितने बलात्कार किए, कितने हत्याओं और मर्डर में, नृशंस हत्याकांडों में महिलाओं का हाथ रहा है। मैं अपने छात्रों से गुजारिश करूंगी कि वो तैश में ना आए मेरी बातों को सुनकर। जो लड़के इस वीडियो को देखेंगे वो उनको बुरा लग सकता है, लेकिन आप अपने चारों ओर की दुनिया में विचरण करिए, लाखों में कोई एक महिला आपको ऐसी मर्डरर मिलेगी, ऐसी घटिया हरकत तक करने वाली मिलेगी। वरना कैसी होती है, आपस में लड़ लेंगी, देवरानी जेठानी के झगड़े हो जाएंगे, उनके पास है ही क्या। उन छोटी छोटी बातों पे लड़ करके वो एक बात कहला जाती है, औरत ही औरत के दुश्मन होती है। जबकि सारी ताकत पितृसत्तात्मक समाज में मर्दों के पास होती है, अधिक खतरनाक भी वही होते हैं। तो आवाज उठाने वाली स्त्री बुरी लगती है, लेकिन पंत की कविता में वो सखी सहचरी प्राण है, वो प्रेयसी है, वो सहेली है। जिस समाज में लड़के लड़की की दोस्ती गुनाह की नज़र से देखी जाती है, उस समाज में छायावाद के कवियों ने स्त्री की सहेली छवि को, सखी छवि को गढ़ा है, बनाया है, निर्मित किया है। उन पंत की लेखनी से निकली हुई प्रकृति की कविता मौन निमंत्रण हमारी किताब में चलती है। मौन निमंत्रण में कभी प्रकृति की खूबसूरत सुषमा को देखकर, प्रकृति की विभूतियों को देखकर आश्चर्यचकित है कि उनको कौन पुकारता है। चांद रात को उगता है, जो चांद को देखने के शौकीन है वो समझ सकते हैं कि वो कैसे आसमान की तरफ देखते हैं तो और सोचते हैं कि अरे चांद तो हमारे साथ घूम रहा है, मैं इधर जाऊं तो भी चांद, उधर आऊं तो भी चांद। छोटे थे तो ऐसा सब करते होंगे, मैं तो करती थी, मुझे लगता था चांद मेरे साथ साथ चल रहा है। इसी तरह जब चिड़िया गा रही हो, मैं छत पे पढ़ती थी तो कोयल का गाना सुनकर एक बार को मैं आंखें मूंद लेती थी, पढ़ना बंद कर देती थी। मुझे लगता था ये चिड़िया मुझे कुछ सुना रही है, ये कोयल मुझे कुछ कहना चाहती है। बहुत खूबसूरत गुड़हल का फूल बगीचे में, मुझे हमेशा लगता है कि ये कुछ इशारे कर रहा है, ये अपने पास आने के लिए बुला रहा है। तो ऐसे इशारे कवि को भी सुनाई दे रहे हैं। और ये लोग बेवकूफ़ नहीं होते, ये प्रकृति के चितेरे होते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कविता का पाठ करूंगी। कविता बहुत बड़ी है, आज तो शायद इसका पाठ ही हो पाएगा। सप्त ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। सगर मेघों का भीमा आकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ घड़ता समीर निश्वास प्रकट झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदु उद्गार कुसुम जब खुले पड़ते स्वच्छवास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मतकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना विधुरा देता अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता मौन। तुमुल तब में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, भीरू झिंगुर कुल की झनकार कंपा देती तंद्रा का तार, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। कनक छाया में जब की सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृढ़ मौन। बिछा कार्यों का गुरुतर भार दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य शैया में श्रमित अपार जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग से मौन। न जाने कौन अये द्युतिमान जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पतांजान फूंक देते छिद्रों में गान। अहे सुख दुख के सहचर मौन नहीं कह सकता तुम हो कौन। ये सूरज
जब छुपता है तो सुरमई संध्या कैसे आती है? मुझे थके होने के बाद रात को सुला कौन जाता है? मेरी पलकों में संगीत कौन भरता है? सुबह भौरों के गुलजार में मुझे मदिरा पान सा कौन खिलाता है? अंधेरी रात में जुगनू बन के ये रास्ता कौन दिखाता है? ये कौन की अनुभूति छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जिज्ञासा की अनुभूति और रहस्य का भाव। छायावाद की विभिन्न विशेषताओं में से रहस्यवाद और जिज्ञासा की अनुभूति और प्रकृति का मानवीकरण, ये छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इस कविता में भी आई है। कवि कह रहे हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको कौन। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, ज्योत्सना यानी चांदनी, स्तब्ध का मतलब ठिठके रह जाना। अब रात को खिलती है चांदनी और रात को हम सोते हैं। सोने का मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाना, एक जगह हो जाना, अचंचल हो जाना। तो जब पूरा संसार शिशु सा नादान, उपमा अलंकार सा शिशु सा, हम सोते हुए बड़े मासूम लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम किसी को डांट रहे थे, पीट रहे थे, ये कौन मानेगा जब हम सो रहे होते हैं तो शिशुवत होकर सारा संसार जब आराम से सो रहा होता है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न। विश्व की पलकों, यहाँ पर मतलब है सारा संसार जब सो रहा हो, उनकी पलकों पर उस समय नींद ठहरी हुई हो और सारा संसार अजाने स्वप्नों में खोया हो नींद में, तब इन आकाश के तारों से मुझे कौन बुलाता है? मैं जगकर इन तारों को जो देखने लगता हूँ, मैं इन तारों से जो रात में बतकही करता हूँ, ये मुझे कौन इनविटेशन देता है? ये कौन मुझे बुलाता है जब सारा संसार सो रहा है, मैं तारों से बतिया रहा होता हूँ। सघन मेघों का भीमाकाश, भीम और आकाश, बहुत बड़ा आकाश, हमारे सर के ऊपर सबसे बड़ी छतरी आकाश की है। उसमें घने घने मेघों, काले काले बादल, गरजता है जब तमसा, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा हो गया, आकाश में घटा टोप दिख रहा हो और जब ये बादल गरज रहे हो, दीर्घ भरता समीर निश्वास, हवा भी बिल्कुल तूफानी अंदाज में हो, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हो, प्रखर झरती जब पावस धार, बारिश मूसलाधार हो रही हो, बिल्कुल लगातार बरसे जा रही हो, न जाने तपक तड़ित में कौन, तपक तड़ित अनुप्रास, उस समय छपाक से जो बिजली चमकती है, तमक के जो बिजली चमकती है, इसमें मुझे इशारा कौन करता है? बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, हवा खूब तेज तेज चल रही है। ऐसे में जैसे हम कहीं बैठे हों 10 लोगों की भीड़ में और एक हमें प्राइवेटली बुलाता हो, तो कोई ना कोई इशारा करेगा। फिल्मों में लाइट का स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन ऑफ, ऑन ऑफ दिखाते हैं, उसको आइडिया आ जाता, अच्छा ये उसका सिग्नल है। कहीं पे टॉर्च जलाना बंद करना। तो यहाँ पर कभी को भी लग रहा है कि जो बिजली चमक रही है, ये इंगित कौन कर रहा है मुझे? ये मुझे किस प्रकार के इशारे मिल रहे इतने विषम मौसम में, इतने बारिश वाले मौसम में? देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, और बसंत के महीने में जब वसुधा यौवन भार से लदी हो, सारी धरती पर रंग बिरंगे फूल खिले हो, फसलें लहलहा रही हो, बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है। इट इज़ द सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग, किसानों का सीजन है। गेहूँ, सरसों, चने की फसल लहलहाती है, चारों ओर खूबसूरत फूल महक रहे हैं। विधुर उर कैसे मृदु उद्गार, कुसुम जब खुले पड़े स्वच्छ वास, विधुर प्रिय विहीन संतप्त हृदय से मीठे गीत की तरह जब फूल फूल जाते हो, यहाँ पर खुले पड़ते स्वच्छ वास। एक फूल सूर्योदय के पहले संपुट बंद रहता है, कली में रहेगा, धीरे 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 वो खिलेगा। और ऐसे टाइम में न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता हूँ, तब इन फूलों की खुशबू के माध्यम से मुझे बुलावा कौन भेजता है? हर चीज़ हमें बुलाती है। हम बाजार जाते हैं तो दुकानों में रंग बिरंगे कपड़े देख करके, अगर हम कपड़ों के शौकीन हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं, घुस जाते हैं दुकान में।
तब हम कहेंगे जो शोकेस में टी शर्ट या दुपट्टा टंग रहा था इसने मुझे बुला लिया। खाने पीने के शौकीन हैं और ठेला सामने दिख जाए, तेज खुशबू हमारे नासिका पुटों में घुसे तो रसिया लोग खड़े हो जाते हैं, उनको वो पकवान नमकीन मिष्ठान बुला लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, उसको कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। फूल पत्तियों के शौकीन लोग अनजाने घरों के बाहर झांकते फूलों की डालियों की फोटो खींचने लगते, खुशबू लेने लगते। ऐसे लोग हैं जो दूसरों के घरों के बाहर खड़े हो जाते क्योंकि अंदर से फूल की डाली झुक कर के बाहर की तरफ आ गई है और वहीं रुक गए। तो जब बसंत के मौसम में फूल खिलते, कलियां मुस्कुराती है, तब उस खुशबू के माध्यम से कभी पूछना चाहते हैं कि उनको कौन पुकारता है। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात सिंधु में मत कर, फेनाकार बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देता अज्ञात। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, बहुत अधिक आंधी, बहुत अधिक तूफान जब समुद्र में उठता हो और उससे समुद्र को फेनाकार बना देता हो, समुद्र में लहरें उठने लगी हो, तेज तूफान, समुद्री तूफान आ जाए और बुलबुले ही बुलबुले से सारा समुद्री जीवन व्याकुल हो जाए, उस समय सबको अज्ञात कर दे, सबको दिशाहीन कर दे, सारे जलचर, सारी वनस्पतियां इधर से उधर होने लगे, उठा तब लहरों से कर कौन। उस समय लहरों से हाथ उठाकर न जाने मुझे बुलाता कौन, उस समय मुझे कौन बुलाता है। जब लहरें इतनी तेज तेज चल रही हो, जब चारों तरफ बुलबुले उठ रहे हो, फेन का अंधड़ उठ रहा हो, फेन फूंकार रहा हो, बहुत अधिक जब तटीय इलाकों में आंधी तूफान आती है, सरकारें रेड अलर्ट करती हैं, उस समय का चित्रण है। और तब कभी कहते हैं कि ऐसे में मुझे कौन बुलाता है, कौन है जो मुझे कहता है कि लहरों का सौंदर्य मैं निहारूं, मैं देखूं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे रुकना चाहिए। आज हम लोग इस कविता को इतना ही करेंगे क्योंकि फिर पूरा करने के चक्कर में लंबा बनेगा वीडियो और आप बोझिल हो जाओगे। जितना मैंने आज बताया है उतना इसको आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ प्रकृति के अलग अलग रूपों को बल्कि कवि के दृष्टिकोण से, कवि की आंखों से प्रकृति को देखने की चेष्टा करेंगे, अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे व्याख्या का प्रश्न सोल्व हो। और देखिए कविता में व्याख्या के अलावा क्या है, कविता को हम जितना व्याख्या के जरिए समझ लें यही हमारे बड़े प्रश्न का उत्तर है। कविता के इतर कविता को क्या समझोगे, कोई अलग से थोड़ी ना मैं 20 नंबर के प्रश्न का निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर करवाऊंगी, जो निकलेगा कविता से ही निकलेगा। इसलिए आधी बची हुई कविता हम कल के वीडियो में करेंगे और जब कविता पूरी हो जाएगी तो वही हमारे 20-20 नंबर के प्रश्नों का उत्तर होगा। हम इस कविता से क्या समझेंगे, कविता हमें क्या कहना चाहती है, वो सारा व्याख्या से मिलेगा। तो ये एक प्रकृति चित्रण की कविता है, छायावाद की समस्त विशेषताओं से युक्त कविता है, प्रकृति के मानवीकरण और रहस्य की अनुभूति को जोड़कर लिखी गई है ये कविता। पंत जी इस प्रकार की कविताओं को लिखने में सिद्धहस्त हैं। अगले वीडियो में हम आगे के पार्ट के साथ मिलेंगे। गुड बाय।